हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। आज तारीख है 27 जुलाई। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो अपोजिशन यहाँ पे नो ट्रस्ट मोशन ला रहा है, दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब देखिए, वैसे तो आज तक कभी कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ नहीं है। एक मोरारजी देसाई जी के अगेंस्ट आया था, जो उनको यकीन था कि नहीं हो पाएगा मुझसे, मतलब वो नंबर मस्टर नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया था। बट इसका मोटिव क्या होता है? जब भी पास होने के चांसेस ऑलरेडी बहुत कम होते हैं, तो क्यों लेके आती हैं अपोजिशन पार्टीज? दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इसके पीछे। पहला, कि गवर्नमेंट को फोर्स करना है कि आप जिन इश्यूज से भाग रहे हैं आप उन पर डिबेट कीजिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी जो इस वक्त हो रहा है वो मणिपुर इशू की वजह से हो रहा है, कि काफी टाइम से ऑपोजिशन डिमांड कर रहा है दैट प्राइम मिनिस्टर शुड गिव ए स्टेटमेंट ऑन मणिपुर, बट वो अवॉइड कर रहे हैं देना। ठीक है। एंड सेकंड, अकाउंटेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट को टू होल्ड अकाउंटेबल फॉर वट एवर हैपनिंग अक्रॉस द कंट्री, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। सो दिस टू आर द मेन पर्पस फॉर ब्रिंगिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। देन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं अपने थर्ड टर्म तक इंडिया को टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचा दूंगा। हाँ, पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आईएमएफ का प्रेडिक्शन भी कहता है कि 2027 तक भारत थर्ड रैंक पे होगा इन इकोनॉमी साइज। ठीक है, बट दी फैक्ट इज कि आप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन भी जाओगे तो उससे आपको क्या मिल रहा है, जब तक कि आपकी पर कैपिटा जीडीपी नहीं बढ़ रही है। ऑलराइट, हमारी पर कैपिटा जीडीपी है $2600 के आसपास। इवन ब्राजील की भी $10,000 है। बाकी कंट्रीज को तो आप छोड़ ही दीजिए। और इकोनॉमी साइज की बात करें तो देखिए, टॉप 10 से टॉप 3 में आना उतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि 8 ट्रिलियन की रेंज के अंडर ही सभी कंट्रीज में डिफरेंस था। बट थर्ड से फर्स्ट और सेकंड पे जाना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर हम थर्ड रैंक पे जाते हैं $5 ट्रिलियन बन के भी, ठीक है, उसके बाद भी चाइना चाइना जो है वो हमसे ऑलमोस्ट 5 गुना आगे। वो $25 ट्रिलियन की इकॉनमी है। यूएसए $31 ट्रिलियन की इकॉनमी है। तो थर्ड पे पहुंचना इज नॉट अ बिग थिंग, बट सेकंड एंड फर्स्ट को चैलेंज करना विल बी द रियल टेस्ट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, पर कैपिटा इनकम, क्योंकि पर कैपिटा इनकम अगर नहीं बढ़ रही है तो फिर वो इकोनॉमी साइज जो कि पूरा इनइक्वालिटी से भरा होगा, तो ऐसी इनइक्वालिटी आपको और ज्यादा सोशल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं उस वजह से। ऑलराइट, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत लार्ज है। अब इमेजिन कीजिए एक पिज्जा, ओके, अभी कितने लोगों में बांटा जाएगा उस हिसाब से डिसाइड होता है ना। तो पिज्जा का साइज कितना भी बड़ा हो डजेंट मैटर, जब तक कि उसमें उसे बांटने वाले लोग कितने हैं। तो विद पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़, ओके, एंड यूके विद पॉपुलेशन ऑफ आई थिंक 4 करोड़ और 5 करोड़ समथिंग, ठीक है, अगर यूके 5th या 6th पोजीशन पे है, तो उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होगी हमसे। अगर हम इस 140 करोड़ में हमारी 5 ट्रिलियन को डिवाइड भी कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम बहुत कम निकल के आती है। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। यहाँ पे राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम एलओसी क्रॉस भी कर सकते हैं। पहले भी कर सकते हैं और अब भी कर सकते हैं, तो बस बातें हैं बोलने की। अभी ऐसा कुछ उसमें है नहीं जो हमें काम का हो। ये हमारे काम का है कि लोकसभा ने बिल पास किया है जहां पर फॉरेस्ट लैंड को स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए डाइवर्ट करने के लिए आपको किसी भी तरह का क्लियरेंस नहीं लेना पड़ेगा। लाइक देखिए, आप इमेजिन कीजिए इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो उसके आसपास 100 किलोमीटर तक का जो एरिया है, अगर वहां पर हमें रोड बनाने हैं या ब्रिज बनाना है, अब सपोज कीजिए अरुणाचल प्रदेश है जैसे, तो हमें वहां पर कुछ फॉरेस्ट क्लियरेंस करने होंगे। तो उसके लिए हमारे पास ना तो उतना टाइम होगा कि हम इतने तरह के क्लियरेंस के लिए जा सकें, और ना ही हम वहाँ पे उस वक्त जो लोग रह रहे हैं उनको उनका ज़्यादा कंसर्न दिमाग में रख सकते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल बॉर्डर प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे केस में इन लोगों ने कहा है कि आपको एग्जाम्पशन दिया जाएगा इन प्रोजेक्ट्स को। अब इनमें दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है लीनियर प्रोजेक्ट्स, एक होता है नॉन लीनियर प्रोजेक्ट्स। और लीनियर प्रोजेक्ट्स इज लाइक रोड्स, राइट, कैनाल्स बोल सकते हो आप, एकदम स्ट्रेट लाइन में जो होते हैं। नॉन लीनियर प्रोजेक्ट वुड बी लाइक, सपोज हमें उस एरिया में हॉस्पिटल बनाने हैं, राइट, ये होते हैं हमारे नॉन लीनियर प्रोजेक्ट्स। तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या हुआ है। डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवे लाइन और अदर प्रोजेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक नेचर नियर इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर वुड नो लॉन्गर रिक्वायर क्लियरेंस, ओके, इफ ए बिल इज पास बाय लोकसभा बिकम्स ए लॉ। अभी लोकसभा ने किया है, अभी राज्यसभा से होगा, फिर जाके गैजेट नोटिफिकेशन में पब्लिश किया जाएगा, एंड देन प्रेसिडेंट का एस्टेंट लेकर वो फाइनली एक्ट बनेगा। ओके, अभी सिर्फ लोकसभा से पास हुआ है। तो ये अमेंड करने वाला है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को, जिसके थ्रू ये प्रोवाइड करेगा कुछ एग्जाम्पशन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, कि हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अभी तक ये मैंडेटरी था। लेकिन इस वजह से, ये क्लियरेंस की वजह से क्या होता रहा, प्रोजेक्ट में डिले बहुत आ जाते थे। राइट,
काफी तरह के डिले आ जाते थे। और इंटरनेशनल बॉर्डर पे कल भी मैंने बात की थी, चाइना अपना साइड का एलएसी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बहुत डिले के साथ चल रहे हैं। ओके, तो उस डिले का एक रीजन है दिस फॉरेस्ट क्लियरेंस। ऑलराइट, देन अब कौन से प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो दीज प्रोजेक्ट्स इंक्लूड स्ट्रेटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट्स। लीनियर प्रोजेक्ट्स मैंने आपको ऊपर बताया, रोड्स, रेलवे लाइन, कैनाल्स एंड सो ऑन, या पाइपलाइन भी बोल लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि कई बार आप जैसे नेपाल भूटान की तरफ अगर या बांग्लादेश की तरफ आप गैस पाइपलाइन पास करना चाहते हैं तो वो भी लीनियर प्रोजेक्ट में आता है। ठीक है, इसके अलावा इवन नॉन लीनियर प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, अगले पेज पे चलते हैं। ओके, सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर, तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा इसमें से। ओके, बट अगर एरिया जो फॉरेस्ट लैंड है वो डाइवर्ट करा जा रहा है, वो रिस्ट्रिक्ट है 10 हेक्टेयर तक। ठीक है, जैसे अगर हमें अपने आर्मी के लिए या सपोज नक्सलाइट एरिया में सीआरपीएफ जवानों के लिए हॉस्पिटल्स बनाना है, राइट, जिनको इंजरी हो जाती है, तो ये हमारा नॉन लीनियर प्रोजेक्ट है, लेकिन इसकी रेंज होनी चाहिए विद इन 10 हेक्टेयर, इससे ज्यादा एरिया में नहीं फैला होना चाहिए हॉस्पिटल। ओके, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे इससे। ठीक है, तो अगर आप नक्सलिज्म पे भी कोई आंसर लिखते हैं तो वहां पे आप इस तरह का लिख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करने के लिए हमने रिसेंटली फॉरेस्ट एक्ट में अमेंडमेंट किए हैं, जिसके थ्रू फॉरेस्ट क्लियरेंस मैंडेटरी नहीं होगा। ओके, तो ताकि काम तेजी से हो सके। ऑलराइट, फिर नक्सल अफेक्टेड एरियाज प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग डाइवर्जन ऑफ अप टू 5 हेक्टेयर ऑफ लैंड फॉर डिफेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक यूटिलिटीज वुड नो लॉन्गर बी कवर्ड बाय द प्रोविजन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ऑलराइट, जो हमने बात की। दूसरा, इन्होंने क्या किया है, जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट हमारी एक्सपर्ट है करने में, रीनेमिंग। तो इन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को रीनेम किया है वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम। ओके, अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो बनेगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन एक्ट। अभी तक इसका नाम था सिर्फ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, अब इसमें ऑगमेंटेशन भी जोड़ दिया है टू एम्फेसाइज दैट हम लोग एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं यहाँ। ठीक है, जो है सिर्फ उसी को कंजर्व नहीं करना है, उसको ऑगमेंट भी करना है, तो हम एफॉरेस्टेशन भी करेंगे, हम रिफॉरेस्टेशन भी करेंगे। ऑलराइट, अब अगर आपने पेरिस क्लाइमेट में हमारे जो टारगेट्स हैं आईएनडीसी वो पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा, वहां पर हमने एक टारगेट रखा है क्रिएटिंग एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 टू 3 बिलियन टन बाय 2030। ओके, तो उस ऑब्जेक्ट को भी हमने अपने इस नए एक्ट में, या जो अमेंडमेंट हुआ है या रीनेम किया है जिस एक्ट को, उसमें भी हमने उस ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे प्रियम्बल में ही ऐड कर दिया है। क्योंकि आप जब वो ऑब्जेक्टिव एक एक्ट के प्रियम्बल में ऐड करते हो, वो दिखाता है कि आप कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो उस चीज को। राइट, ओरिजिनल एक्ट में कोई प्रियम्बल नहीं था। इस तरह के स्टेटमेंट आपको प्रेजेंस में दिए जाते हैं और फिर आपको लगता है कि यार इतना डेप्थ में कौन पढ़ता है, तो वो आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप एक्ट उठाइए डेप्थ में पढ़िए, बट जो न्यूज़पेपर में आपका आया है उस पॉइंट पे आप केयरफुली फोकस कीजिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द मेजर फीचर ऑफ द बिल इज द एनकरेजमेंट प्रोवाइडेड फॉर प्राइवेट फॉरेस्ट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स। ये दोनों सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। प्राइवेट फॉरेस्ट क्या है, जो आप अपने प्राइवेट लैंड वगैरह पे लगा लें। एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि आप एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं, बट सपोज आप बैम्बू का एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, आप बैम्बू ग्रो कर रहे हैं, उस टाइप की जो हम कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। नाउ दिस अमेंडमेंट एंश्योर दैट प्राइवेट फॉरेस्ट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज फॉरेस्ट। ओके, अगर मैं अपने खेत में बैम्बू प्लांटेशन कर रहा हूँ तो उसे फॉरेस्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो मेरा एग्रीकल्चर लैंड ही है। ओके, सो इसका मतलब है कि उसे भी एग्जेम्प्ट रखा जाएगा ओरिजिनल एक्ट के प्रोविजन से। और इससे फायदा क्या होगा, दिस वुड एंश्योर दैट फार्मर्स और ओनर्स ऑफ दीज प्राइवेट फॉरेस्ट कैन हार्वेस्ट देयर लैंड फॉर कमर्शियल और अदर यूजेस विदाउट नीड ऑफ एक्वायरिंग फॉरेस्ट क्लियरेंस। राइट, फिर मुझे वो बैम्बू प्लांटेशन कट करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें पहले थी। अभी कुछ साल पहले ही हमने बैम्बू को एग्जेम्प्ट किया फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ ट्री। राइट, और आगे मैं आपको एक न्यूज भी बताऊंगा जहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाईवे के अक्रॉस जो हम लोग रेलिंग्स लगाते हैं ना सेफ्टी के लिए, वो रेलिंग्स हम लोग बैम्बू की लगाएंगे। उसके दो फायदे होंगे, एक तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, तो अगर आपकी कार हिट करती है तो एकदम से डैमेज नहीं होगा। आपने देखा होगा बैम्बू बैंड हो जाता है और फिर वो रिवर्स फोर्स लगाता है, तो आपकी कार शायद उतनी ज्यादा डैमेज नहीं होगी जितनी कि अगर स्टील या आयरन की सीलिंग लगी होती तो होती। और दूसरा, ये बैम्बू स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में तो लोगों की लाइवलीहुड के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो एटलीस्ट दे विल गेट अ गुड लाइवलीहुड, राइट। एनीवे, नाउ by lifting the restrictions on cultivation of private forest, the government is hoping for a significant increase in forest cover। और क्योंकि अब आपकी जो प्राइवेट फॉरेस्ट होंगे, जब आपको उसमें कमर्शियल इंटरेस्ट दिख रहा है तो आप करोगे ग्रोथ, ओके।
और हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हमें इंडिया के 33% लैंड एरिया को फॉरेस्ट के अंडर में लाना है, तो उस टारगेट को अचीव करने में भी हमें मदद मिलेगी। हमारा टारगेट है 33, बट अभी हमारे यहाँ ओवरऑल देखा जाए तो 23% समथिंग है फॉरेस्ट कवर। ओके, तो हमें ये टारगेट भी अचीव करना है। नाउ ठीक है, आप इसको तो छोड़ सकते हैं खैर, लास्ट टाइम क्वेश्चन। ओके, तो इतने ये कुछ मेन प्रोविजन है, इनको आप बस पॉइंट वाइज अपने नोट्स में लिख लें, जो कि आप सेपरेटली अलग अलग जगह पे यूज करेंगे, चाहे वो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आए तब आप यूज करोगे, ठीक है, या फिर फार्मर्स की लाइवलीहुड बढ़ाने को लेकर आए तो आप दिखा सकते हो कैसे हम बैम्बू कल्टीवेशन को एनकरेज कर रहे हैं, हाईवेज पर भी यूज कर रहे हैं उसको, सेफ्टी प्रोविजन भी इंक्लूड कर रहे हैं। नक्सलाइट्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आप वहां भी यूज करेंगे कि किस तरीके से हमने वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को या नॉन लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए इन प्रोजेक्ट्स को एग्जाम्प्ट किया है अप टू 10 हेक्टेयर। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गई फ्रंट पेज की बात। अब चलते हैं आगे। ये सब फालतू की बातें हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ हमारे काम का नहीं है। बस हाँ, यहाँ पर है कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया वर्ल्ड की सुसाइड कैपिटल माना जाता है। ओके, सुसाइड में हम लोग नंबर 1 है, और इसका सबसे बड़ा मेन रीजन क्या होता है? सम सॉर्ट ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस। ओके, कोई मेंटल स्ट्रेस है, कोई प्रेशर है। ओके, तो इसके सबसे जरूरी क्या है कि हमारे पास ऐसे मेंटल काउंसलर हों या प्रैक्टिशनर हों। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि देयर इज लिमिटेड नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सीट्स फॉर प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ कोर्सेज। और दिस इज योर वन पॉइंट जो आप अपने आंसर में कभी यूज करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोफेशनल इतने कम है, क्योंकि मेंटल हेल्थ से डील करने वाले इंस्टीट्यूशन सीट्स यही बहुत कम है। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि हम लोग बात तो करते हैं कि हमें स्कूल में बच्चों, स्पेशली आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स में हमें बच्चों की मेंटल हेल्थ पे, उनकी कंडीशन पे ध्यान देना चाहिए, प्रोफेशनल से उनकी काउंसलिंग करवानी चाहिए। तो वो काउंसलिंग करने के लिए प्रोफेशनल्स होने भी तो चाहिए ना, तो इसलिए हमें वहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड सीट्स बढ़ाने की जरूरत है। ये सब हमारे काम का नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर भी हमारी प्रेसिडेंट ने वही कहा है, क्योंकि आपने एक टर्म सुना होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ओके, अगर आप जस्टिस बहुत लेट देते भी हो तो वो किस काम की? जैसे अभी कुछ महीने पहले एक न्यूज़ थी कि कहीं पे एक आदमी को 93 की एज में उम्र कैद की सजा दी गई है, उसने कुछ मर्डर वगैरह किए थे एक टाइम पे। बट अगर आप इस एज में उम्र कैद की सजा दे भी रहे हो तो वो जो फैमिली, जो विक्टिम फैमिली थी, वो किस काम की अब ये सजा? ठीक है, उसके साथ तो नाइंसाफी कई दशकों पहले हुई थी ना। एनीवे, तो यहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट यही कह रही है दैट वी हैव टू एंश्योर द डेप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी गेट जस्टिस। और इसी को लेकर नालसा लाया गया था, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो ना तो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं अपने राइट्स के बारे में, ओके, और ना फाइनेंशियली ज़्यादा साउंड होते हैं जो एक प्रॉपर लॉयर हायर कर सकें। ठीक है, तो उसी को लेके कह रही है दे नीदर हैव मच नॉलेज नॉर हैव रिसोर्सेज टू एक्सेस टू जस्टिस। तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारे यहाँ जस्टिस सिर्फ अमीर लोगों के लिए ना रह जाए, बल्कि सबके लिए एक्सेसिबल रहे। बाकी की ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, जहाँ पे हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने देखा ही होगा कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि आजकल क्या है, लोग टीवी से ज़्यादा टाइम या न्यूज़पेपर से ज़्यादा टाइम, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है तो न्यूज़पेपर ज़्यादा टाइम लोग यूट्यूब वगैरह पे बिताना पसंद करते हैं। ओके, और इसलिए इस पे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं, आजकल चाहे राजस्थान गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इन लोगों के थ्रू अपने स्कीम्स, अपनी पब्लिसिटी के लिए इनको हायर कर रही है, ऑब्वियसली ऑन पेड बेसिस। ओके, तो इसलिए ज़रूरी है कि ये जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स की तारीफ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि रेगुलेशन कुछ इस तरह का हो कि वहाँ पर आप क्लियरली मेंशन कीजिए कि दिस इज ए पेड। ऐसा नहीं कि लोग ये मान ले कि देखिए ये अच्छी तारीफ कर रहा है गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट अच्छी होगी, क्योंकि मिलियंस लोगों तक वो बात पहुंच रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे क्लियरली मेंशन हो कि दिस इज ए पेड प्रमोशन और पर्सनल प्रमोशन बाय दिस इन्फ्लुएंसर। ऑलराइट, तो यहाँ पे माइग्रेंट लेबरर्स के लिए एक न्यू ट्रेन चलाई जाएगी, ठीक है, जिसमें रिजर्वेशन जैसा कुछ नहीं होगा, जस्ट टेक इट एंड मूव ऑन। तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है वो। ये जो देखिए, मैंने कल आपको उस दिन जब बताए थे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन, तो यहाँ पे हम लोग ना राइस का हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक रहता है, कई बार हमारे गोडाउन ओवरफ्लो हो जाते हैं एफसीआई के, तो हम लोग काफ़ी राइस डाइवर्ट कर रहे हैं आजकल इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। ओके, और क्योंकि राइस एक फूड सोर्स है, तो अब आपको अगर आपने वो
न्यूज़पेपर रहने से ढंग से सुना है तो आपको पता होगा, इट कम्स अंडर फर्स्ट जनरेशन फ्यूल, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है वो फूड सोर्सेज से बन रहे हैं। ओके, सेकंड जनरेशन नॉन फूड से बन रहा है, थर्ड जनरेशन एल्गाई से बन रहा है, और फोर्थ जनरेशन ये हमारे जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट से बन रहा है। ठीक है, ये तो मैं वहाँ बता चुका हूँ। यहाँ पर एक स्कीम मेंशन है, ओपन मार्केट स्कीम, दिस वन, ये OMSS। इसको मैं डिटेल में दूंगा अलग से मीन्स के लिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम सारी बातें करेंगे, MSP वगैरह की करेंगे, कैसे इससे लेके हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है, फिर कैसे वो इन्फ्लेशन RBI को मजबूर करता है कि आप अपने रेट बढ़ाइए, और उस वजह से हमारी जो ग्रोथ रेट होती है पूरी इंडस्ट्री लाइफ की वो रुक जाती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, और इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है तो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्लो चली जाती हैं। तो फिर ना कॉर्पोरेशन की तरफ से टैक्स आता है, ना लोगों की तरफ से पर्सनल इनकम टैक्स आता है, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट का पर जो टैक्स आना चाहिए वो भी नीचे चला जाता है, और फिर गवर्नमेंट किसी भी तरह की पब्लिक एक्टिविटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट नहीं कर पाती है, और अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेशन की तरफ पहुंच जाती है। ओके, ये सब बातें मैं एक अलग से एक मीन्स के लेक्चर में करूंगा, इस स्कीम के बारे में और MSP के बारे में। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। ज्ञान आपकी मॉस्ट पे जब कुछ आएगा तब हम देखेंगे काम की चीज। अभी ये सब फालतू की चीजें आप वर्ड टू वर्ड मत पढ़ लिए। माइनॉरिटी एंड ट्राइबल आउटपुट अपोज UCC, ये UCC में आपको ऑलरेडी डिटेल में करा चुका हूँ, तो उस पर बात नहीं करूंगा। यहाँ पे इसराइल को लेकर कुछ बातें हैं। तो देखिए, एक कॉमन चीज अगर आप आज वर्ल्ड ओवर देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ता जा रहा है वर्ल्ड ओवर। इंडिया में हम देख ही रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, पिछले कुछ टाइम से तो वो कुछ ज्यादा ही थोड़ा गलत बोल रहे हैं। जस्ट बिकॉज अपोजिशन ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख लिया, आप उसको इंडियन मुजाहिदीन से नहीं जोड़ सकते। दैट्स नॉट समथिंग गुड। ओके, उसी तरीके से अगर आप चाइना में देखें तो वहाँ तो फुल अथॉरिटेरियनिज्म है हमेशा से ये, और जिनपिंग के आने के बाद उन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और जिनपिंग को अलाउ कर दिया है कि अब वो लाइफ टाइम के लिए भी रह सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ही इज इलेक्टेड एवरी टाइम। पहले लिमिट थी टर्म्स की। ठीक है, सेम विद रशिया, वहाँ पे पुतिन रूल कर रहे हैं सिंस 2000, 23 साल हो चुके हैं, और इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इस तरह के अमेंडमेंट करवा दिए कि 2036 तक ही इज एलिजिबल टू कंटेस्ट द इलेक्शन। और इसी तरीके से टर्की, टर्की में जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं रेसिप एर्डोगन, ओके, इन्होंने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे चेंज किए हैं कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप और ये सब हटा दिए, अपने यहाँ पे सिर्फ सिंगल प्रेसिडेंटशिप रूल चल रहा है। ओके, और ये इन्होंने किया था वाया रेफरेंडम, पब्लिक के थ्रू ही। ठीक है, बट माना जाता है कि रेफरेंडम फॉर्स था, जेन्युइन नहीं था। सेम गोस विद फिलीपींस, आई डोंट रिमेंबर नेम ऑफ दैट लीडर, वहाँ भी ऐसी कुछ तानाशाही चल रही है। तो कुल मिला के अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ता जा रहा है हर कंट्री में। ओके, राइट विंग गवर्नमेंट की तरफ लोग ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। अभी राइट विंग की गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट होने का रीज़न क्या है? एक तो नेशनलिज्म, बहुत हाइपर नेशनलिज्म की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की। ठीक है, इट्स डिफरेंट थिंग कि दे रियली मीन इट और नॉट, बट नेशनलिज्म की एक कुट्टी पिलाई जाती है अपने वोटर्स को, जनता को, इसमें ये राइट विंग वाले ज़्यादा हाइपर होते हैं। उसी तरह जब फ्रांस में क्राइसिस आए थे तो यहाँ पे राइट विंग लीडर खड़े हो गए थे कि हम लोग अमीरों पे 75% टैक्स लगाएंगे और जनता का भला करेंगे, तो जनता ने वोट दे दिया, बट वो लगा तो पाए नहीं। ठीक है, तो और उसी तरीके से जब जैसे ये माइग्रेंट क्राइसिस जब हुए थे खासकर यूरोप की तरफ, तो इसमें जो सेंट्रल और लेफ्ट गवर्नमेंट होती है वो तो फिर भी थोड़ा सा सेंसिटिव होती है वेलफेयर पॉलिसीज के लिए, लेकिन राइट विंग गवर्नमेंट बहुत स्ट्रेट और क्लियर होती है कि नो, वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनीथिंग टू माइग्रेंट्स। ओके, तो ऐसे में जो लोग होते हैं जिनको दिखता है कि यार ये माइग्रेंट्स आएंगे तो हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी। ठीक है, मार्केट में वर्कर्स की जो सैलरी मिलती है उसमें कंपटीशन आ जाएगा तो हमें और कम सैलरी मिलने लगेगी, तो इसलिए कई बार मतलब जब जब डिस्ट्रेस का टाइम होगा इकोनॉमी के लिए, जब भी इकोनॉमी में मंदी होगी, तब तब राइट विंग गवर्नमेंट उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बस मैं आपको थोड़ा ऐसा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। IMF raises द फोरकास्ट, भी कल मैंने आपको बताया था, और अगेन वो चेंज करता रहता है, नॉट बिग डील। अब यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा डिटेल में बात करूंगा अबाउट कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इसको मैं अलग से भी करा सकता था आपको 15-20 मिनट की वीडियो में, लेकिन बात यह है कि कभी ये इतना डायरेक्टली एग्जाम में आएगा नहीं, इसको आपको चीज़ों को के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको इस पे सेपरेट वीडियो सिर्फ अपने टाइम पास के लिए बना दूं और आपका टाइम खराब करूं? आप जितनी बार यूट्यूब पे आओगे, आप 15 मिनट का वीडियो देखोगे, आप 10 मिनट और फालतू की रील्स और शॉर्ट वीडियोस में टाइम वेस्ट करके जाओगे। ओके, इसलिए मैंने इसको न्यूज़पेपर के साथ ही इंक्लूड कर लिया है। टाइम लग सकता है, वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो यहाँ पे बता रहा हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है, इसको अलग से बताने का उतना सेंस नहीं है। लोग बनाते रहते हैं इन पे भी फालतू के आधे आधे घंटे की वीडियो, बट दे आर नॉट वर्थ योर टाइम।
चलिए, क्या हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन, पहले तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, ठीक है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ऑलराइट। तो अब ये है यूरोपियन यूनियन, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में अगर एक बार वो पूछता है, कई बार उसने डेटा सिक्योरिटी को लेके भी एक सिंपल टर्म पूछा था यूरोपियन यूनियन। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यूज में क्यों था, यू विल जस्ट सिंपली आपको टिक मारना होगा यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है। ओके, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, क्योंकि मेंस में इसको कैसे कनेक्ट करना है और चीजों के साथ वो बात कर रहा हूँ। यूरोपियन यूनियन ये अक्टूबर 2023 से इसका फर्स्ट फेज स्टार्ट कर देगा अप्लाई करना। अभी है क्या, देखिए, सपोज कीजिए यूरोपियन यूनियन है, यहाँ पे कोई कंपनी है जो स्टील मैन्युफैक्चर कर रही है। अब इन लोगों ने यूरोपियन यूनियन में लगा रखे हैं स्ट्रिंजेंट कार्बन एमिशन नॉर्म, यानी आपको अपने एमिशन कम करने के लिए आपको अलग से और बेटर टेक्नोलॉजी यूज करनी होगी, ताकि आप जो भी कार्बन निकल रहा है उसको वहीं कैप्चर कर लो। ठीक है, जो सल्फर एमिट हो रहा है उसको वहीं पर कैप्चर कर लो। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि इनको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। और उस वजह से इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। जब भी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कॉस्टली होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब सपोज कीजिए यहाँ पे इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज हैं जो अपना स्टील बना के यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रही हैं। ओके, अब इंडिया में या चाइना में ये जो नॉर्म्स हैं, एमिशन नॉर्म्स, वो इतने स्ट्रिंजेंट नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट सो स्ट्रिंजेंट। तो उस वजह से क्या होगा, इनको कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। तो एक बात बताइए, जब इनका इन्वेस्टमेंट कम है तो इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो भी कम होगी, राइट। तो हमारे और चाइना के यहाँ से बनने वाले जो स्टील होंगे वो ईयू में बनने वाली उससे स्टील से चीप होंगे या नहीं, बिल्कुल होंगे, है ना। तो अब जब ये चीप यहाँ पर जाएगा तो इनकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इनके यहाँ, वो अब इमेजिन, ये सपोज ये कीजिए कि स्टील क्वालिटी सेम है, बट ये इंपोर्ट जो आ रहा है इंडिया चाइना उसका प्राइस है कम, और जो खुद का मैन्युफैक्चर हो रहा है यू में उसका प्राइस है ज्यादा, जस्ट बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल नॉर्म्स। तो उनकी डोमेस्टिक कंपनीज की सेल कम हो जाएगी ना, उनका स्टील क्यों बिकेगा। जब सेम क्वालिटी का स्टील मुझे सस्ते प्राइस में मिल रहा है तो वाई शुड आई केयर कि वो इंपोर्ट होके आया है या मेरे खुद की यहाँ की कंपनीज ने प्रोड्यूस किया है। एज अ कंज्यूमर नो वन विल केयर, राइट। तो अपनी कंपनीज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए कि चलिए हम उनका भी सेम चीज अप्लाई होगी, आप पे भी सेम चीज अप्लाई होगी, ये लेवल फील्ड देने के लिए एक तरह का कार्बन टैक्स लगाया जा रहा है। ऑलराइट। तो ये कार्बन टैक्स जो है ये इम्पोज किया जाएगा ऑन प्रोडक्ट्स, ऑन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, ओके, फ्रॉम नॉन ईयू कंट्रीज। यूरोपियन यूनियन के बाहर की कंट्रीज से आने वाले स्टील, एल्यूमिनियम या ऐसे कई प्रोडक्ट्स, सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स, उन पे अलग से एक टैक्स लगाया जाएगा अगर वो प्रोडक्ट्स नॉन एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। ओके, ताकि ये फोर्स किया जा सके इंडिया चाइना जैसी नॉन ईयू कंट्रीज को कि आप भी अपने यहाँ पर स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंट नॉर्म्स अपनाइए। ठीक है, ये कंपेल किया जा सके उन्हें भी। तो उससे दो फायदे होंगे, एक तो कि इनडायरेक्टली आप फोर्स कर रहे हो दूसरी कंट्रीज को भी कि आप भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान दीजिए, और ऑब्वियसली स्पेशली चाइना जैसी कंट्रीज के लिए। और दूसरा कि वो अपनी डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं जो प्रोड्यूस कर रही हैं सेम चीजें, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये दो गोल हो गए इसके, क्लियर। अब इस पे बेसिक से बात करते हैं। तो ये फुल फ्लेजेड अप्लाई किया जाएगा फ्रॉम 1 जनवरी 2026। अब इसमें हमें बहुत सारी बात करनी है, जल्दबाजी में मत रहना, क्योंकि वैसे तो इसके चांसेस कम है कि डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये आपको कनेक्ट करने के लिए ही यूज करेंगे आप अपना कंटेंट अच्छा बनाने के लिए। लेकिन अगर कभी डायरेक्ट भी आ जाए तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होना चाहिए दिमाग में। 1 जनवरी 26 से अप्लाई होगा। एक्सपेक्टेड है कि 20 से 35% टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज पार्ट ऑफ ईयूज फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज। ये इसी का पार्ट है, क्योंकि ये जो पैकेज लाया गया था इसमें इन्होंने गोल रखा था कि हम लोग अपने ग्रीन हाउस एमिशंस डिक्रीज करेंगे बाय 55% 1990 के लेवल पर, मतलब 1990 लेवल में जितने एमिशन हो रहे हैं उसके कंपैरेटिवली हम 55% एमिशन डिक्रीज करेंगे बाय 2030।
तो आपके लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है आपके प्रीलिम्स के लिए कि फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज किस चीज से रिलेटेड है एंड किस कंट्री या किस रीजन के लिए। तो ये ईयू ब्लॉक से रिलेटेड है और दूसरा ये रिलेटेड है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये पहली बात हुई। अब दूसरा, फिर इसमें आप डिसाइड कैसे करोगे। तो ये वैसे ये जानना आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, बट मैं फिर भी एक बार 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि ईयू में कोई इंपोर्टर है, ओके, उसको हर साल डिक्लेयर करनी होगी कि सपोज मैंने इतनी क्वांटिटी का स्टील इंपोर्ट किया है, ऑलराइट, और उसमें फिर बताना होगा कि इसमें करीब मान सकते हो आप इतना एम्बेडेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ होगा एनुअली, ऑलराइट। तो फिर इसको ऑफसेट करने के लिए इस ग्रीन हाउस एमिशन को, जो कि इंडिया चाइना कहीं भी हुआ हो किसी भी कंट्री में ईयू के बाहर, ठीक है, तो इस एम्बेडेड ग्रीन हाउस एमिशन को ऑफसेट करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे सीबीएम सर्टिफिकेट खरीदने होंगे ईयू में, ठीक है। वी विल परचेज दिस सर्टिफिकेट और इन सर्टिफिकेट की जो प्राइस है वो ईयू में ही वीकली डिसाइड की जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। तो अब इस सर्टिफिकेट से सरकार के पास जो पैसा आएगा ईयू की गवर्नमेंट के पास, वो इसी पैसे को ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देगी। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है। अब देखिए सच्चाई तो यह है कि बस चाइना जो स्टील एल्यूमिनियम से फ्लड कर रखा है ना पूरे ईयू मार्केट को, ये अगेंस्ट चाइना को काउंटर करने के लिए लगाया जा रहा है। ये तो सब फालतू की बातें हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ये सब कर रहे हैं। स्पेशली उन्हें चाइना का जो प्रोडक्ट आ रहा है उस पर टैक्स लगाना है ताकि उसको थोड़ा सा रोका जा सके। एनीवे, बट आप वो बातें लिख नहीं सकते एग्जाम में, आपको लिखना वही है जो पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे इससे कि पहला, उन्हें अपने यहाँ पे आने वाला कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट कम करना है, ठीक है। कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट जो ईयू में आ रहा है उसको डिक्रीज करना है, पहली बात, ओके। और वर्ल्ड ओवर प्रमोट करना है क्लीनर प्रोडक्शन इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इसको प्रमोट करना है। तो ये इनके दो ऑब्जेक्टिव हो गए। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, क्योंकि यही सब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब नहीं पूछेगा, ये सर्टिफिकेट खरीदना ऑफसेट करना, ये सॉरी, हाँ हाँ, ये सब नहीं पूछा जाएगा। तो सिग्निफिकेंस आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसमें सबसे पहला सिग्निफिकेंट तो कि जो नॉन ईयू कंट्रीज हैं वो कंपेल होंगी ज़्यादा बेटर स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स अपनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाके आप पे टैक्स लगे, उससे बेटर है ना कि आप अपनी कंट्री में जो प्रोडक्शन कर रहे हो उसी पे थोड़ा एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में प्रोड्यूस कर लो, राइट। हम वहाँ जाकर उसको हमारे प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगे, उससे बेटर है कि हम यहीं पे अच्छी एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज यूज करें और उसको सर्टिफाइड करें कि देख लीजिए आप कितना प्रोडक्शन किया है हमने 1 टन स्टील बनाने में, ओके। तो वहाँ पे हमको एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर ग्रीन हाउस एमिशंस कम करने में मदद मिलेगी, ठीक है। एंड इट विल डिस्करेज कार्बन लीकेज। अब ये टर्म भी आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि कार्बन लीकेज होता क्या है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि आजकल वर्बेटिम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं यूपीएससी में। कार्बन लीकेज ये होता है कि देखिए अगर ईयू में स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल नॉर्म्स अप्लाई हो रहे हैं तो मैं अपनी कंपनी ईयू से निकाल के कहीं नॉन ईयू कंट्री में शिफ्ट कर दूं, ठीक है। मैं नहीं करना चाहता इन्वेस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी में, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे पास, तो मैं ईयू से बाहर किसी और कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर वहां से मैं अपना प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट कर दूंगा ईयू में। ये मैं उस वक्त उस सिचुएशन की बात बता रहा हूँ जब ये टैक्स अप्लाई नहीं हो रहा है अब तक, अक्टूबर से शुरू होगा, ठीक है। तो इसको कहते थे कार्बन लीकेज, कि आप ये एक्स्ट्रा टैक्स से बचने के लिए आप ईयू से बाहर प्रोडक्शन कर रहे हो, अपनी फैक्ट्री बाहर लगा ली आपने और फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो ईयू में, ठीक है। तो इस कार्बन लीकेज को डिस्करेज करने में मदद मिलेगी, ठीक है। ये हो गया तीसरा सिग्निफिकेंस। फोर्थ सिग्निफिकेंस की गवर्नमेंट के लिए इससे रेवेन्यू जनरेट होगा और उस रेवेन्यू को इन्वेस्ट किया जा सकता है वापस से ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, ऑलराइट। तो ये हो गए सिग्निफिकेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इंडिया को इसके लिए वरी होना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल होना चाहिए। वरी की बात तो है, क्योंकि देखिए हमारे एक्सपोर्ट्स का ऑलमोस्ट 20% हम लोग ईयू के मार्केट्स में बेचते हैं, ऑलराइट। तो ये बहुत एडवर्सली अफेक्ट करेगा हमारी कुछ सेक्टर्स को, जैसे कि स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है। एंड नॉट जस्ट दिस, सपोज टेक्सटाइल, रबर, हम लोग टायर वगैरह बनाते हैं ना, आपको पता है इन सबको बनाने में बहुत कार्बन एमिशन होता है,
तो या तो हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें कि हम वो जो कार्बन एमिट हो रहा है या जो सल्फर एमिट हो रहा है उसको वहीं पे रोक लें, फिल्टर कर लें। और अगर हम वो नहीं कर सकते तो फिर हमें वहां जब बेचेंगे हम लोग तब हम पे टैक्स लगेगा। और तो वो टैक्स लगने की वजह से क्या होगा कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं जो बाहर जा रहे हैं वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। ठीक है, वहां पे जब उन पे एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा तो वो महंगे हो जाएंगे। और अगर कोई चीज महंगी है तो वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाती है, तो वहां पे कॉम्पीट नहीं कर पाती। अगर दूसरी कंपनी दूसरी कंट्रीज की कंपनी सस्ते में बना रही हैं एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी यूज करते हुए, तो वो ज्यादा आसान है ना। आप ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर लो, अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, रादर देन कि आप खराब टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोडक्ट बनाओ और फिर बाहर जाके उस पर टैक्स अप्लाई करवाओ। ऑलराइट। तो एक तो हमारे एक्सपोर्ट्स अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। देन हमारी जो प्रोडक्शन कार्बन इंटेंसिटी है वो बहुत हाई है। अब अगर आपको कार्बन इंटेंसिटी नहीं पता है, आप पहले से तैयारी कर रहे हो 2-3 साल से, आपको ये नहीं पता है, तो सीरियसली आपको अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू करने की जरूरत है। कार्बन इंटेंसिटी होती है कि हम कितना इनपुट दे रहे हैं या कितना एमिशन कर रहे हैं एक यूनिट प्रोडक्शन करने में। ठीक है, तो हमारे यहाँ ये कार्बन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और ये भी हमारे जो हमने आईएनडीसी टारगेट रखे हैं उसमें से एक टारगेट है कि हमें अपनी कार्बन इंटेंसिटी कम करनी है, यानी हम कम एमिशन करके अच्छा आउटपुट जनरेट कर सकें। ओके, तो ये कार्बन इंटेंसिटी हमारी हाई क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ आज भी फैक्ट्रीज में सबसे ज्यादा क्या यूज हो रहा है? कोल। राइट। या कहीं पे अगर इलेक्ट्रिसिटी से भी काम हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए तो हम कोल ही यूज कर रहे हैं ना। ऑलमोस्ट 75% इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ कोल से जनरेट हो रही है। ठीक है, ईयू की बात करें तो वहां पे सिर्फ 15%। जस्ट सेकंड, आई डोंट नो क्या हुआ ये। जस्ट सेकंड गाइस। सॉरी आई लॉस्ट दैट पेज। एनीवे, मैं बात कर रहा था आपसे कार्बन इंटेंसिटी की। तो कार्बन इंटेंसिटी है कि हम कितना ग्रीन हाउस एमिशन करके एक यूनिट प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कोल सबसे ज्यादा यूज होता है आज भी 75%। ईयू की बात करें तो वो सिर्फ 15% उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती कोल से। इवन ग्लोबल एवरेज की बात करेंगे हम तो 36% इलेक्ट्रिसिटी वो लोग जनरेट करते हैं कोल से। ओके, और यही इलेक्ट्रिसिटी जब आप प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्री में यूज करते हो तो हमारी जो कार्बन इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, कि हमने ये प्रोडक्ट बनाने में काफी सारा कार्बन एमिशन किया है। ऑलराइट, तो हमें ये कार्बन इंटेंसिटी हमारी हाई है, इसलिए हमारे प्रोडक्ट्स और अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे उस मार्केट में जाके। ठीक है, अब जैसे आप बात कीजिए फार्मा कंपनीज की, टेक्सटाइल्स की, तो इनमें कार्बन एमिशन बहुत होता है हमारे यहाँ पर। तो ये हमारे बहुत अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, फिर लोग वियतनाम जैसी कंट्रीज से इन्वेस्ट वो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ईयू से अधिकतर जो कंपनीज गई है उन्होंने इन्वेस्ट किया है वियतनाम में। तो वहां से, क्योंकि वियतनाम से फिर सीधे पैसिफिक ओशन से होते हुए आप यूएस से पहुंच जाएंगे, और यूएस से बहुत बड़ा मार्केट है कपड़े का। ओके, तो ये सब आपको चीजें कनेक्ट करनी आनी चाहिए। अब और एक और रीजन ये है कि हमारी खुद की अपनी कोई डोमेस्टिक कार्बन प्राइसिंग स्कीम है नहीं। हम लोग कोई ऐसा कंपनीज पे प्रेशर बनाते नहीं है कि आप एक कुछ कार्बन एमिशन कम करने के लिए कार्बन एमिशन कम करने के लिए आप लोग कुछ इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो ये हमारी एक गलती है। तो इस वजह से हमारे प्रोडक्ट्स और कॉम्पिट नहीं कर पाएंगे वहाँ। तो चलिए अब फाइनली हम देखते हैं कि क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है फिर इंडिया को, कैसे हम कर सकते हैं। पहला, हमें फॉलो करना होगा डिकार्बोनाइजेशन प्रिंसिपल, यानी कि यही इस तरह की एक पॉलिसी बनानी होगी ताकि हम अपनी इंडस्ट्रीज को मदद कर सकें या कंपेल कर सकें कि आप भी कम से कम एमिशन में प्रोडक्शन कीजिए। ठीक है, दूसरा कि हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं ग्रीन प्रोडक्शन को। अपनी कंपनीज को हम किसी तरह के इंसेंटिव दे सकते हैं कि आप ग्रीन प्रोडक्शन कीजिए। ठीक है, चाहे वो टैक्स फॉर्म में हो या किसी तरह की सब्सिडीज में हो, हमें इंसेंटिवाइज करना होगा उन्हें अगर ईयू के मार्केट में बने रहना है तो। ठीक है, तो इसी में आप एग्जाम्पल में लिख भी सकते हैं कि हमारा खुद का भी हमने टारगेट रखा है कि हमें 2070 तक नेट जीरो कंट्री बनना है, नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री। ठीक है, तो उसे अचीव करने में भी हमें मदद मिलेगी। दूसरा, हम नेगोशिएट कर सकते हैं ईयू के साथ कि देखिए आप जिस टर्म में ये बात कर रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि हम लोग हमारे यहाँ पर एक कोल सेस करके लगाते हैं। ऑलराइट, आपने पढ़ा होगा। तो ये जो हम कोल सेस लगा रहे हैं वो भी तो हमारा एक तरह का ऑफसेट ही कर रहा है ना कार्बन को, क्योंकि हमें कोल यूज करना पड़ रहा है वो ठीक है, लेकिन उस कोल पे हमने एक सेस लगाया है, वहां से जो फंड आता है उसको हम लोग वापस से ग्रीन टेक्नोलॉजी में ही यूज कर देते हैं, ग्रीन एनर्जी जनरेट करने में। तो आप इसको कंसिडर कीजिए ना, ये भी तो हमारे लिए एक टैक्स ही है। ठीक है, तो ये हम नेगोशिएट कर सकते हैं उनके साथ। दूसरा, हम उनसे बोल सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो यू शुड ट्रांसफर अस क्लीन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, नीदरलैंड में एक कोई
एलिमेंट उन्होंने यूज करके एक रोड बनाई थी, ठीक है। और वो रोड इतनी बढ़िया थी, बिल्कुल देखने में ऐसे ही लगता है जैसे कंक्रीट की रोड है, बट वो उस पर गिरने वाला पूरा पानी एब्सॉर्ब कर लेती थी, अंदर परकोलेट कर लेती थी। जबकि आज हमारे यहाँ कॉन्क्रीटाइजेशन का सबसे बड़ा लॉस क्या है कि पानी ऊपर से बहता जा रहा है एंड अर्बन फ्लड वाली सिचुएशन बन रही है। बट नीदरलैंड ने जो बनाया था उससे पूरा पानी परकोलेट हो रहा था रोड डैमेज किए बिना, ठीक है। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है आप वो हमें भी दीजिए फिर, ठीक है। तो एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, और दूसरा कि हम लोग लाइक माइंडेड कंट्रीज का कोलिशन बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सिर्फ हम पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ये सभी नॉन ईयू कंट्रीज पे अप्लाई हो रहा है। तो बांग्लादेश भी कपड़े का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, वियतनाम भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, इंडिया है, इवन चाइना भी है, ठीक है। तो इन सब कंट्रीज को साथ में लेके हम लोग बेटर नेगोशिएट कर सकते हैं ईयू के साथ। क्लियर। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। मैं ये आपको सेपरेटली भी करा सकता था, बट मुझे लगा कि न्यूज़पेपर में आया तो इसके साथ ही करा देना बेटर है, ठीक है। इसको प्रीलिम्स मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, काम का है वो आपकी। यहाँ पर ये मेटा के चीफ हैं, इन्होंने कुछ ऐसे फालतू के बोल बच्चन दिए हैं, पार्टनरशिप ऑन एआई। बाकी मैंने आपको जब उस दिन नेशनल साइंस फाउंडेशन कराया था तब मैंने आपको बताया था कि दिस ईयर इंडिया इज हैविंग द प्रेसिडेंसी ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, which brings in the leader and experts from across science, industry, civil society, international organization, government। तो अल्टीमेटली बस कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है इनमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से ही वर्ल्ड बेटर अचीव कर पाएगा। और अगर हम लोग अपने साइंस रिसर्च में एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो फिर दूसरी कंट्रीज हमारे साथ इन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे, ठीक है, इन सब पे वो लोग हमारे साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, वो कोलैबोरेट नहीं करेंगे हमारे साथ। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाएं, और इसी के लिए हमने स्टैब्लिश किया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और सॉरी नेशनल साइंस फाउंडेशन, ठीक है। तो बाकी सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, उससे आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि रशिया जो कर रहा है, उसने जो ग्रेन एग्रीमेंट तोड़ा है उस वजह से ये दिक्कत हो रही है कि अफ्रीका में वीट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ऑलमोस्ट अप टू 20%, ठीक है। तो वो रशिया से अश्योरेंस सीख कर रहे हैं कि आप हमें ग्रेन सप्लाई की कमिटमेंट दीजिए, कि आप हमें ग्रेन सप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। तो जब रशिया नहीं कर पाता है, यूक्रेन नहीं कर पाता, अल्टीमेटली वो इंडिया के लिए गुडविल बनाने का मौका मिल जाता है कि यस हम लोग कर पाएंगे। लेकिन हमने खुद वही गलती कर दी है, हमने वीट बैन कर दिया है, हमने शुगर बैन कर दिया अपने यहाँ से, हमने राइस की एक पर्टिकुलर वैरायटी बैन कर दी है। तो फिर ये कंट्रीज किसकी तरफ देखेंगी? ऑलराइट, यही होता है इंटरनेशनली रिस्पॉन्सिबल पावर होना। अगर हम रिस्पॉन्सिबल पावर हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम उतना प्रोड्यूस कर पाएं कि हम खुद के साथ साथ इन देशों की भी मदद कर सकें। ऑलराइट, बाकी यहाँ पर है कि बाल्टिक सी में ये लोग सी ग्रास के लिए कुछ कर रहे हैं, तो मैं आपको सी ग्रास के बारे में कुछ बताऊंगा क्योंकि ये प्रेजेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपका। यही सब बाद में आप लोग फिर PD 365 और इस तरह की मैगजीन्स लेके टाइम वेस्ट करते हैं अपना। अगर ये तैयारी आप शुरू से रखते हैं तो आपको लास्ट में ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है, और आपको रखना चाहिए शुरू से, ठीक है। एनीवे मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे सी ग्रास की, ठीक है। ये होता है एक तरह का फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। सबमर्ज होता है वाटर में, थोड़ा शैलो वाटर में ग्रो होता है, ठीक है। एंड क्योंकि शैलो है तो ये इसको सनलाइट की भी जरूरत होती है, ये फोटोसिंथेसिस करता है अपना खुद का, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, सो यू कैन से कि ये एक ऑटोट्रॉप है, ठीक है। दूसरा, ये सेक्सुअल एज वेल एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों वे में कर सकता है, दोनों तरीके से, ऑलराइट। हमारे यहाँ पे ये पाया जाता है गल्फ ऑफ मन्नार में, इंडिया में, एंड पाक बे में, ऑलराइट। इन्हें हम इकोसिस्टम इंजीनियर्स भी कहते हैं, इकोसिस्टम इंजीनियर, क्योंकि देखिए एक तो ये वाटर क्वालिटी को की प्योरिटी मेंटेन करने में मदद करते हैं, ऑलराइट। दूसरा ये न्यूट्रिएंट्स को फिल्टर करते हैं, तीसरा ये सॉइल को प्रिवेंट करते हैं, एंड चौथा ये फूड प्रोवाइड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए, फॉर एग्जाम्पल डुगोंग, राइट। देन इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। ये काफी सारे कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करके रखते हैं, और क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑक्सीजन सप्लाई करते होंगे पानी में, है ना। तो ओशियन में जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसमें भी ये लोग एक मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एंड
हाँ, ये जो मैं आपको बता रहा था कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन, अगर आप फॉरेस्ट से कंपेयर करेंगे ना, हम लोग हमेशा बात करते हैं फॉरेस्ट लगाने चाहिए, फॉरेस्ट बढ़ाने चाहिए, इससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा, ठीक है। लेकिन फॉरेस्ट से ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ज्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेट करते हैं ये सी ग्रासेस, ऑलराइट, 2 टाइम्स ज्यादा। इसीलिए इनका रिस्टोरेशन करने के लिए एम्फेसाइज किया जाता है कि हमें ये रिस्टोर करने की जरूरत है, क्योंकि अभी हम लोग पिछले 50 साल में काफी सारा लॉस कर चुके हैं। अगर अकेला ईयू की भी बात करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे बाल्टिक सी से रिलेटेड न्यूज है, तो ऑलमोस्ट 1/3 सी ग्रासेस लूज कर चुका है यूरोपियन यूनियन भी, ठीक है। अब देखिए, जब ये कार्बन स्टोर कर रहा है, अगर ये डैमेज होता है, ये मरता है, तो फिर कार्बन रिलीज भी तो करेगा ना अपने अंदर जो स्टोर किए। तो वो कार्बन जब वो रिलीज करता है, तो हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब और तेजी से बढ़ता है, ऑलराइट। ये बात थी सी ग्रासेस की। लेट्स मूव ऑन टू दिस। क्रूड ऑयल कम हो रहा है, वो उसके कुछ ऐसे बेसिक रीजन है, जैसे मानसून है अभी, तो ज्यादा कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। जो रिफाइनरीज है उनकी कुछ यूनिट अभी रिपेयर और मेंटेनेंस के अंडर में है, तो वो भी इतना ज्यादा यूज नहीं कर रही है। और ओवरऑल हमारे यहाँ पे थोड़ी अभी डिमांड बेस भी कम है, तो वो कोई इतना बड़ा बड़ा न्यूज नहीं है। दूसरा है कि फेड, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सेंट्रल बैंक, उसने अपने रेट्स बढ़ाने की बात की है। तो अब मैं आपको ये पूरी पिक्चर ऑलमोस्ट समझा चुका हूँ कि इसके रेट बढ़ने से क्या असर होता है। जब यूएसए यहाँ पे रेट बढ़ाता है, ठीक है, तो मार्केट में डॉलर की थोड़ी सी कमी आती है। और जब मार्केट की डॉलर में कमी आ रही है, तो इंडिया में आने वाला डॉलर भी क्या हो जाता है, कम। अब इंडिया में डॉलर कम है, ओके, तो अब फिर वही सिचुएशन बनती है, 2-3 लोग आए, मुझे डॉलर चाहिए, तो एक ने कहा मैं 30 रुपये दे दूंगा, दूसरे ने कहा मैं 50 दे दूंगा, तीसरे ने कहा मैं 100 दे दूंगा। तो हमारा रुपये क्या होगा, हमारा रुपये अल्टीमेटली फिर से डेप्रिशिएट होगा, ओके। इसलिए जब भी फेड यहाँ पे रेट बढ़ाता है या घटाता है, तो इंडिया में हलचल जरूर मचती है, इंडिया ही नहीं सारी डेवलपिंग कंट्रीज में हलचल मचती है। फिर हमारा रुपये डेप्रिशिएट होने लगता है, गिरने लगता है, तो आरबीआई क्या करता है, अपने फॉरेक्स रिजर्व जो पड़े हैं 600 बिलियन डॉलर, उनसे कुछ डॉलर मार्केट में सप्लाई कर देता है। तो जब मार्केट यहाँ पे 1 से 2 या 3 हो गए, तो फिर ये लोग कहेंगे चलो अब तो ज्यादा देना है, सब लोग हम लोग 30-30 ही देंगे, ठीक है। तो हमारे डॉलर का जो डेप्रिसिएशन है वो रुक जाता है, right? और ये रेट बढ़ने से हमारी एफडीआई पे भी फर्क आता है, कि अब जो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने आ रहे थे एफडीआई और एफआईआई के फॉर्म में, ये इन्वेस्टमेंट भी हमारा डिक्रीज हो जाता है। और अल्टीमेट वही है कि इंडिया के मार्केट में डॉलर की कमी हो जाती है, ठीक है। फिर जैसे जैसे हमारा रुपये ज्यादा डेप्रिशिएट होता है, तो हमारे जो इम्पोर्ट हैं वो कॉस्टली हो जाते हैं, और जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्टर को फायदा होता है। कल भी बताया था मैंने पूरी पिक्चर, एक्सपोर्ट हमारे फायदा, मतलब इनको बेनिफिट होता है एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज को, ठीक है। लेकिन क्योंकि इंडिया में इम्पोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, तो ओवरऑल इंडिया लॉस में जाता है, क्योंकि हम लोग ज्यादा बड़े इंपोर्टर हैं, तो इंपोर्टर को लॉस होता है, तो ओवरऑल इंडिया को भी लॉस होता है इसमें। भले ही हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें ऑयल यूज करना हमारी मजबूरी है, ऑयल इंपोर्ट करना, गोल्ड इंपोर्ट करना हमारी मजबूरी है, ओके, डायमंड इंपोर्ट करना हमारी मजबूरी है अपनी ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से फैड जब भी अमेरिका का फैड इसको कम ज्यादा करता है, तो इंडिया के मार्केट में हलचल जरूर मचेगी। यहाँ पे इन्होंने कहा है वही अपने थर्ड टर्म में मैं वो बना दूंगा थर्ड रैंक पे इंडिया को। तो अभी हम लोग हैं अभी हम लोग हैं 5th रैंक पे, पहले थे 10th रैंक पे 2014 में। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप अगर ये देखेंगे ना पूरी लिस्ट, तो $1 ट्रिलियन के आसपास इनमें फर्क था, तो थर्ड नंबर तक आना इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन अब देखिए जरा, चाइना, हमारी जीडीपी देखिए $5 ट्रिलियन, और इनकी देखिए जरा, $25 ट्रिलियन और $31 ट्रिलियन। तो फर्स्ट और सेकंड को चैलेंज करना ज्यादा बड़ी बात है। और उसके बाद मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई कि जब तक आपकी देश की पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही है, या पर कैपिटा जीडीपी कह लो, तब तक ये सब आंकड़े फ्लॉड है हमारे लिए। देखिए जब तक पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी, अब वर्ल्ड की 1 बन जाएगी, 2 बन जाएगी, डजेंट मैटर, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है कि हम अपने लोगों को स्किल तो दे ही दें, साथ में एम्प्लॉयमेंट दें, लेकिन साथ साथ हम लोग अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल, ग्रोथ रेट पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करें। ट्रस्ट वोट वोट का मैटर वही है, मैंने आपको बताया है, डिबेट और अकाउंटेबिलिटी करना इसका मेन पर्पस होता है। बाकी आई थिंक स्पोर्ट्स न्यूज है बस, ओके, तो दैट्स इट। देखिए स्पोर्ट्स के बारे में आप वरी मत होइए, स्पोर्ट्स में क्वेश्चन आ रहे हैं एग्री, लेकिन ये मैं आपको लास्ट में बस एक वीडियो में, विद इन एक वीडियो में मैं आपको सब समझा दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं या जो भी स्पोर्ट्स हैं, जो भी टूर्नामेंट्स होते थे, वो सब हम लास्ट में देख लेंगे, छूटे का कुछ नहीं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, एंड हमारी मेन सीरीज चल रही है, आप उसमें आपका आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि मैं उसको आगे किस तरीके से ले जाता हूँ। तो
उसको देखते रहिए एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे।